हमारे टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन। ठीक है। डिफ्रैक्शन लाइट शो करता है। डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो लाइट के द्वारा शो करी जाती है और इसको हम एक्सप्लेन तभी कर पाते हैं जब हम लाइट को एक वेव की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है। इससे पहले भी हमने एक और फिनोमेना समझा था, वो था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी अगर यदि आप लाइट को वेव समझो तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। और नेक्स्ट है आपका ये डिफ्रैक्शन। ऐसे एक तीसरा फिनोमेना होता है, वो होता है पोलराइजेशन। ये सब यदि लाइट को हम वेव मान के चले तभी उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे वेव फिनोमेना होते हैं। तो देखो डिफ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। देखो डिफ्रैक्शन होता क्या है ना। मेरा सवाल है आपसे, व्हाट इज डिफ्रैक्शन? व्हाट इज डिफ्रैक्शन? तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो डिफ्रैक्शन आपने साउंड वेव का देख रखा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये एक डोर है और इस डोर के इस तरफ आप कहीं चेयर पे बैठे हो। ठीक है। यहाँ पे कोई सोफा है, चेयर है, उस पे बैठे हो और ये डोर के इस तरफ, ये दीवार के इस तरफ है, ये यहाँ पे डोर है, मतलब कहीं पे मैंने ओपनिंग बना रखी है और दीवार के इस तरफ आप यहाँ पे सिटेड हो। ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा कि आप अगर किसी से बात करोगे तो वो इस पर्सन को सुनाई दे जाता है ना। आप देखना, भले ही आप दोनों के बीच में दीवार है, यदि आप इस किसी कहीं पे बात कर रहे हो या कुछ भी आप चिल्ला के बोल रहे हो तो वो इस इंसान को भी सुनाई देता है। और इस इंसान को तभी तो सुनाई देगा जब ये वेव इससे लेके इस इंसान तक पास हो रही होगी। तो आप देख रहे हो, जबकि पासेज यहाँ पे आप दोनों के बीच में दीवार है तब भी ये वेव घूम के इसके पास पहुंच रही है, तभी तो वो आपकी आवाज़ को सुन पा रहा है। बेटा इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये जो कॉर्नर्स में ये जो वेव्स आपकी बेंड हो जाती है ना, ये जो कॉर्नर्स में देखो, ये दीवार यहाँ से यहाँ तक है तो बीच में देखो गैप है, तो इनके जो कॉर्नर्स पे देखो वेव बेंड हो गई है। इस बेंडिंग ऑफ वेव्स को ही डिफ्रैक्शन बोला जाता है। आपके दिमाग में ये आइडिया आ सकता है कि हमने कभी साउंड का तो हमने रियलाइज़ करा है पर लाइट की तो कभी ऐसी बेंडिंग खासा देखा नहीं हमने। पर उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो आपकी वेवलेंथ होती है या कह लो जो आपका अपर्चर का साइज़ होता है, जैसे यहाँ पे जो अपर्चर का साइज़ है वो करीब करीब मीटर्स के ऑर्डर में होता है। जैसे मान लो 1 मीटर है ना, दरवाजे की जो चौड़ाई होती है जिसके गैप से साउंड आती है आपके पास, उसकी दरवाजे की चौड़ाई करीब करीब 1 मीटर के ऑर्डर का होता है। और बेटा जो साउंड वेव होते हैं ना, उसका वेवलेंथ भी करीब करीब मीटर्स के ऑर्डर में होता है। ठीक है ना, 1 मीटर 2 मीटर वो मीटर्स के ऑर्डर में होता है साउंड की जो वेवलेंथ होती है। तो इसीलिए डिफ्रैक्शन एक्चुअली पैटर्न देखने के लिए आपका जो वेव है और जो आपका अपर्चर का साइज़ है वो दोनों आपस में कंपैरेबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो अपर्चर का साइज़ है ये वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपर्चर नैनोमीटर में और वेवलेंथ मीटर्स में है, या कह लो वेवलेंथ नैनोमीटर्स में ये मीटर में, तो बहुत फासला हो जाएगा। तो आसपास कंपैरेबल होने चाहिए, ये सेम लगभग सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए साउंड के केस में तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, लेकिन लाइट के केस में लाइट का जो होता है वो नैनोमीटर या अंगस्ट्रम कह लो, अंगस्ट्रम के ऑर्डर में मिलता है लाइट का वेवलेंथ। तो इतना छोटा जो अपर्चर डे टू डे लाइफ में मिल पाना बहुत मुश्किल है ना, ऐसा मिलता नहीं है। इसीलिए हमें लाइट का डिफ्रैक्शन जनरली देखने को भी नहीं मिलता। इसको अगर आपको देखना है तो आप चाहे तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेके, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को लेके, एक जैसे मान लो एक गत्ते का डिब्बा लिया आपने और उसमें जैसे एक छोटा सा हल्का सा पिन होता है जिसका रेडियस करीब करीब बहुत ही कम माइक्रोमीटर करीब होगा, तो उससे आपने इसको पिन चुबो दिया और एक छोटा सा छेद कर दिया। वो छेद भी काफ़ी बड़े स्लिट की तरह काम करेगा और ये ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि एक बार को कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। ठीक है ना। तो जो लाइट इसके थ्रू पास होगी ना तो उसकी थोड़ी बहुत आपको सिग्निफिकेंट बेंडिंग देखने को मिलेगा। तो लाइट क्या हो गई, एजेस में बेंड हो जाएगी। एज अ रिजल्ट, जैसे मान लो मैं इस स्लिट को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ पहले तो, है ना, थोड़ा देखो बड़ा करके दिखाता हूँ। मान लो ये था वो स्लिट, ठीक है, और ये सामने मान लो स्क्रीन है। तो आपको ऑर्डिनरी क्या लगता है कि जब लाइट आ रही है वो आके ऐसे सीधे सीधे पास हो जाना चाहिए, है ना। लाइट को तो ऐसे सीधे सीधे पास हो जाना चाहिए। तो जनरल हमारा अजम्पशन यही कहता है लाइट सीधे आएगी और ऐसे सीधे पास हो जाएगी। ठीक है। और ये वाला जो रीजन है बेटा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ज्योमेट्रिकल शेडो बनेगा। ज्योमेट्रिकल शेडो, शेडो तो बनेगा, अगर लाइट नहीं है तो वहाँ पे डार्क होगा जिसको शेडो बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल शेडो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्रिकली अगर ये स्ट्रेट पाथ पे फॉलो कर रही है लाइट, तो स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करने पे ये केवल इतनी ही रीजन को ये लिट कर पाएगा, है ना, इतने ही रीजन को ये रोशन कर पाएगा। उस हिसाब से ये इस वाले रीजन को और इस वाले रीजन को रोशन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेडो बनेगा।
मतलब अगर फॉलोइंग दी ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री को फॉलो करे तो इस रीजन पे लाइट नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। लेकिन असलियत क्या है बेटा, असलियत ये है कि हमें यहाँ पे भी लाइट मिलती है। लाइट करीब करीब इस तरीके से बेंड होती है ना। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये हमें काफ़ी ब्राइट दिखता है। ये जो पूरा रीजन है वाला, ये हमें पूरा ब्राइट दिखता है ना। जबकि नॉर्मल अजम्पशन क्या कहता है, लाइट अगर सीधी आती है तो इतना रीजन हमारा ब्राइट होना चाहिए, बीच का रीजन, पर हमें काफ़ी कोनों तक यहाँ तक ब्राइट दिखता है। तो ये जो ब्राइट वाला पोर्शन है ना, ये इस अपर्चर के साइज से काफ़ी बड़ा है, आप देख पा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि अपर्चर का साइज इतना है तो यहाँ पे भी इतने साइज में ही ब्राइट बना है, नहीं, ब्राइट उससे बड़ा बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़, ये तभी बना होगा बेटा जब कॉर्नर पे जो है लाइट रेज मुड़ी होंगी, ठीक है ना। आपको समझ में आती है, लाइट वेव जब कॉर्नर में मुड़ेंगी तभी तो इतने बड़े एरिया को ब्राइट कर पाएंगी। तो यही होता है बेटा डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट दी कॉर्नर ऑफ दी स्लिट्स, है ना। जो ये स्लिट्स में से पास होती है लाइट, जो कॉर्नर में बेंड हो जाती है, यही फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं हाइगन्स प्रिंसिपल से भी देने की कोशिश करता हूँ। देखो हाइगन्स क्या बोलता था बेटा, देखो जब मैंने इसके ऊपर, आप देख पा रहे हो मैंने पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट कराई है, तो क्या हाइगन्स के अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो लाइट रेज मानोगे तो वो सीधी जाएंगी, है ना। और अगर हाइगन्स के लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे क्या है, ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है जो स्लिट्स पे फॉल हो रही होंगी बेटा। और ये प्लेन वेव फ्रंट देखो यहाँ पे जब भी इस पॉइंट पर आएंगे तो देखो ये तो अटक जाएगा, है ना, ये इस वाले फ्रेम से अटक जाएगा, इतना हिस्सा इस वाले फ्रेम से अटक जाएगा, तो केवल इतना वाला हिस्सा पास हो पाएगा इस वेव फ्रंट का, ओके। और हाइगन्स ने बोला था किसी भी वेव फ्रंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो न्यू वेव की सोर्स की तरह काम करते हैं और नए वेवलेंट्स एमिट करते हैं, ठीक है ना। और ये क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे स्फेरिकल वेवलेट्स एमिट करेंगे। समझ में आती है इतनी बात। ऐसे सिमिलरली इधर कोई भी एक रैंडम पॉइंट पकड़ लिया, वो इस तरीके से वेवलेट्स एमिट कर रहा होगा बेटा, है ना। ऐसे बीच में और भी वो भी एमिट कर रहे होंगे, बस ज़्यादा गंदा दिखेगा इसलिए इतना बना नहीं रहा हूँ, मैंने आपको दो बना के दिखा दिया, ठीक है। और बेटा आपको पता है जो लाइट की डायरेक्शन होती है कि लाइट वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन, ये जो जितने भी आपके वेव फ्रंट्स बनाए आपने उनसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है हमने, वो क्या होती है, लाइट वेव की डायरेक्शन। क्योंकि बेटा लाइट वेव की डायरेक्शन के अलोंग ट्रेवल करने पे अगर उसके परपेंडिकुलर हम कोई भी सरफेस ड्रॉ कर दे तो उसी को तो वेव फ्रंट बोला जाता है। ऐसे सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी देखो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये लाइट वेव की डायरेक्शन होगी, है ना। ऐसे चारों तरफ होगा बेटा इस तरीके से सर्कुलर सेंस में, ठीक है ना। और ऐसे सिमिलरली इधर भी देखो, ये इधर जा रही होंगी, ये इधर जा रही होंगी, ये इधर जा रही होंगी, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो तो आप एक चीज़ समझोगे कि जब यहाँ से हर एक पॉइंट एक डिफरेंट वेव सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और नए वेवलेट्स एमिट कर रहा है, और क्योंकि ये पॉइंट सोर्सेज है तो इसके जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो बेटा स्फेरिकल इन नेचर होगा, ऐसे स्फेरिकल शेप का बनेगा। और इस हिसाब से देखो इस स्फेरिकल शेप को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि हाँ लाइट किसी भी डायरेक्शन में, लाइट वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती है हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तभी देखो काफ़ी कोनों तक ब्राइट दिखता है। और उसके बाद और अगर कोनों की बात करें और आगे की कोनों की बात करें तो वहाँ पे हमें थोड़े डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के वेरिएशन देखने को मिलती है। कहीं पे ब्राइट बनता है, कहीं पे डार्क बनता है, इंटरफेरेंस जैसा ही कुछ दिखता है। बट यहाँ पे जो है बेटा जितने भी ब्राइट्स बनते हैं ना वो सारे सेम इंटेंसिटी के नहीं बनते, और जितने भी डार्क बनते वो भी लगभग सेम इंटेंसिटी के नहीं बनते, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता था वो दो स्लिट्स के जरिए होते थे, है ना। यहाँ पे देखो एक ही स्लिट इन्वॉल्व है, तो ऑफकोर्स इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आप इंटरफेरेंस समझ के मत पढ़ना, है ना, थोड़ा उससे अलग है ये। बस यहाँ पे भी सेम लाइट वेव्स कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगे, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होगा। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा वहाँ पे ब्राइट्स बनेंगी, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा वहाँ पे डार्क बनेगा, ठीक है ना। बस ये एक ही सेंस में अलग होता है कि इसमें जितने भी मैक्सिमास बनते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिन जिन पॉइंट्स पे होता है वो सारे सेम इंटेंसिटी के नहीं होते, वो फॉलिंग इंटेंसिटी के होते हैं। कहने का मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है ना वो थोड़े से रीजन तक ही विजिबल होता है, बाद में जो ब्राइट भी बनता है ना वो इतना कम ब्राइट बनता है कि ऑलमोस्ट दिखना, ये जो पैटर्न होता है थोड़ी दूर बाद दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। आप सिर्फ डिफ्रैक्शन पैटर्न को थोड़ा आसपास ही ऑब्जर्व कर पाओगे। तो बेटा अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफ्रैक्शन को जब स्टडी करा तो इस तरीके से हम दो डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं,
सबसे पहला है आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। यह है आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और दूसरा है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में ये जो सोर्स और आपका जो सोर्स और स्लिट होता है ये स्क्रीन के काफ़ी पास रखा होता है, ठीक है। ये सोर्स और जो स्लिट होता है स्क्रीन के काफ़ी पास रखा होता है। जबकि फ्रॉनहोफर में बेटा ये जो सोर्स होता है आपका और जो ये अकेले जो स्लिट होता है, सोर्स और स्लिट, ये स्क्रीन से इफेक्टिवली काफ़ी दूर रखा जाता है ना। ऑलमोस्ट मैं इसको इन्फिनिटी बोल सकता हूँ। देखो ओवरऑल पर्पस ये है कहने का कि यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो सोर्स है ना वो स्क्रीन से इतना दूर है कि वहाँ से केवल पैरेलल रेज आएंगी। मतलब इसमें हम पैरेलल रेज को इंसिडेंट कराते हैं इस अपर्चर के ऊपर। देखो इस अपर्चर से पास होने के बाद ही तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो ये जो अपर्चर है आपका जिसको मैं स्लिट बोलता हूँ, इस स्लिट से जो लाइट रेज गुजरेंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल रेज, है ना। वो फ्रॉनहोफर में होता है। और जबकि फ्रेस्नेल में हम क्या मानते हैं कि सोर्स और ये सब काफ़ी पास रखे, तो उसमें बेटा पैरेलल रेज तो नहीं आएंगी, उसमें इससे इस तरीके से डाइवर्जिंग रेज आएंगे। समझ में आती है। जो पॉइंट सोर्स होता है जब सोर्स पास रखा होता है तो उसमें से तो ऐसे डाइवर्जिंग रेज इमर्ज होती है, जबकि सोर्स यदि इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसमें से ऐसे पैरेलल रेज आती है, ठीक है। तो फ्रॉनहोफर में सोर्स आप कह सकते हो इफेक्टिवली मोटा मोटा इन्फिनिटी पे रखा रहता है काफ़ी दूर, और फ्रेस्नेल में बहुत पास होता है, ये स्क्रीन के वो काफ़ी पास होता है, ठीक है। तो आपको इसमें पैरेलल रेज देखने को नहीं मिलेंगी। हमें ये नहीं पढ़ना होता है, हमें ये पढ़ना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको बेटा डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट भी बोला जाता है। तो देखो समझते हैं। तो हमारा टॉपिक बन गया डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। यह है डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। समझते हैं। देखो इसका अरेंजमेंट जो है वो कैसा होता है वो देखते पहले। इन्होंने अरेंजमेंट कैसा दिया, देखो ये तो हो गया हमारा जहाँ पे अपर्चर है हमारा, ठीक है ना, स्लिट है, और ये हमारा सामने रखा है स्क्रीन। ये हमारा सामने रखा हुआ है स्क्रीन। अब देखो मैंने अभी बताया इसमें सोर्स इन्फिनिटी पे रखा रहता है, या आप इन अदर वर्ड्स कह लो इसमें जो लाइट रेज होती है या जो लाइट वेव्स होती है वो पैरेलल इंसिडेंट होती है ना, इस तरीके से ये पैरेलल आती है, ऐसे पैरेलल इंसिडेंट होती है। अब देखो सोर्स को तो हम ऐसे इन्फिनिटी पे रखने नहीं जा नहीं सकते ना। अगर मान लो कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसे सोर्स को तो इन्फिनिटी पे जाके रख नहीं सकते, मतलब इतना दूर तो रख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दूर जाके। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें सोर्स को रखते पास ही है, बट हम क्या करते हैं इसके आगे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, जो कि रेस को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है ना। और क्योंकि हमें आउटपुट में पैरेलल रेस चाहिए तो हम इफेक्टिवली इस लेंस को ऐसे सेट करते हैं कि ये जो सोर्स रखा हुआ है मेरा वो इसके फोकस पे लाई करे। फोकस पे लाई करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जितनी भी लाइट रेज है दे विल बिकम पैरेलल, ठीक है ना। उल्टा भी जैसे आपने पहले समझ रखा होगा कि अगर पैरेलल रेज कन्वर्जिंग लेंस पे आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अपने फोकस पे मीट करती है। ऐसे सिमिलरली फोकस से आती हुई अपेयरिंग रेज वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखो प्लेन वेव फ्रंट ऑब्टेन कर लिया। अब देखो जैसे ये वेव फ्रंट यहाँ टकराएगा तो उसके बाद आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सारे न्यू वेव सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेंगे, है ना। और ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में इस तरीके से जाएंगे। तो हम क्या करते हैं स्क्रीन पे ब्राइट वगैरह दिखने के लिए हम यहाँ पे आगे भी एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं जनरली। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो आती हुई इनकमिंग लाइट रेज है, जैसे मान लो पहले मैं उनको उनको कंसिडर कर रहा हूँ जो यहाँ पे पैरेलल फॉल हो रहे होंगे ना, ऐसे सीधे सीधे आ रहे होंगे। तो इन लाइट रेज को ये क्या करेगा, कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज कर देगा। और ऑब्वियस ही बात है ये अरेंजमेंट इस तरीके से सेटअप है कि जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होगा वहीं पे हमारा स्क्रीन ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो ये मैंने सीधी सीधी जाते हुए जो रेज है उनको कंसिडर किया, ये इस पॉइंट पे आके मीट करेंगी और यहाँ पे एक ब्राइट फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। अब देखो बेटा
ब्राइट फॉर्मेशन करेंगी वो मैं और कैसे समझा सकता हूँ आपको। देखो बेटा, ऊपर से जो लाइट रेस ट्रेवल कर रही है और नीचे से भी जो लाइट रेस ट्रेवल कर रही है, मतलब हर किसी भी दो पेयर को ऐसे समझ लो आप। इधर देखो, यहाँ पे लेंस के बाद जो लाइट रेज स्क्रीन पे आके टकरा रही है, तो जितनी भी लाइट रेज आ रही होंगी उसको जब ये कन्वर्ज कराने के बाद एक पॉइंट पे मीट करा रही है, सिमिलरली ऐसे इसके नीचे भी और भी लाइट रेज होंगी, ये दोनों पेयर को भी वो कन्वर्ज कराएगी इसी पॉइंट पे। ऐसे सिमिलरली और भी लाइट रेज आ रही होंगी, तो सारे के सारे इसी पॉइंट पे ऐसे जाके कन्वर्ज होंगे इस तरीके से। तो आप देखो, कोई भी दो गिवन सेट ऑफ पेयर को देख लो, ये एक्सट्रीम वाले लाइट रेस को देखो, जब ये दोनों जाके कन्वर्ज होंगे तो आप देख पा रहे हो इस वेवलेट को कह लो या वेव के फॉर्म में कह लो, इस पॉइंट को जितना पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, सिमेट्रिकली इस पॉइंट को भी उतना ही पाथ यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रैवल करना पड़ रहा है ना। तो एज अ रिजल्ट इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो है। और इन अदर वर्ड्स, पाथ डिफरेंस अगर जीरो होगा तो बेटा फेज डिफरेंस भी जीरो होगा इनके बीच में, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आपस में रिलेटेड होते हैं। वेर अगर मैं एक को लिखूँ फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो अगर कोई भी एक चीज़ जीरो है, मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, तो अगर आपका पाथ डिफरेंस जीरो है तो फेज डिफरेंस भी जीरो होगा। और हमें पता है अगर फेज में कोई इनके बीच में डिफरेंस ही नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ब्राइट। तो यहाँ पे ये बनता है सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का एक ब्राइट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट। इसको हम सेंट्रल ब्राइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेंट्रल ब्राइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे ऐसे लाइट रेज आके या वेव फ्रंट के जितने भी वेव्स ट्रैवल कर रहे, छोटे छोटे वेव्स, वो सारे यहीं पे आके मीट करे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट कर रहा है। देखो, जैसे मान लो ये आपका स्लिट था और ये सामने स्क्रीन है, तो ऐसा तो है नहीं जैसे यहाँ पे जो वेवलेट था वो इस तरीके से स्फेरिकल वेव्स एमिट कर रहा है, जो यहाँ पे ये पॉइंट था इस तरीके से, और यहाँ पे जो पॉइंट था वो मान लो इस तरीके से स्फेरिकल वेव्स एमिट कर रहा होगा, है ना। तो आप इसके परपेंडिकुलर में अगर इस वेव की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन देखो, तो ऐसे हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपको ये लाइट वेव ट्रैवल करती हुई मिलेंगी, है ना। ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी। तो मैंने फिलहाल सिर्फ वो वाले लाइट रेज जो कि स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हो उनको कंसिडर किया था अभी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल लाइट रेज ऐसे स्ट्रेट ही आती है। इतनी बात समझ में आती है कि जो स्लिट्स के बाद, स्लिट से पास होने के बाद जितने भी लाइट्स आपकी ट्रैवल कर रही है, लाइट वेव्स, वो केवल स्ट्रेट नहीं ट्रैवल करती, हर पॉसिबल डायरेक्शन में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह मिलेंगी। ये बात क्लियर होती है बेटा। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना कि स्लिट से पास होने के बाद स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते आपको कई जगह पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेज हर जगह मिलेगा। देखो कैसे, इस पॉइंट से जो लाइट रेज सीधी जा रही होगी, ऐसे इसका वेव सोर्स कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे इसका भी जो सेकेंडरी वेव्स ऐसे दिखेंगे, इसका भी सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे दिखेंगे। तो हर वेव से देखो कुछ ना कुछ ऐसे सीधे लाइंस तो जा ही रहे होंगे ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब आपको पैरेलल सेट ऑफ रेज, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ऐसे सिमिलरली बेटा, यहाँ से मान लो ये देखो, इन सरफेस से परपेंडिकुलर रखते हुए अगर मैं ये डायरेक्शन को इमेजिन करूँ, तो ऐसे बेटा यहाँ पे भी मैं इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर अगर मैं एक और लाइन खींचूँ तो उसको भी ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ। और ऐसे बेटा इसके जो सेकेंडरी वेव ये एमिट कर रहा है, उन वेव फ्रंट्स के अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूँ तो ऐसे तीसरी लाइन खींच सकता हूँ। तो देखो बेटा, अगेन ये तीनों लाइंस क्या बना रही है आपस में, पैरेलल लाइंस, है ना। तो इस तरीके से आपको दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि यहाँ से स्लिट से जब ये वेव्स पास हो रही है तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट कर रही है ना। एज अ रिजल्ट आपको किसी भी एंगल पे, जैसे मान लो एक तो ये आपने पैरेलल ले लिया जो कि जीरो एंगल पे है, या ये मान लो कुछ सर्टेन एंगल पे आपने एक वेव की डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया, तो आपको हर एक पॉइंट से ऐसे वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए मिल जाएंगी जो कि अगेन इस इनिशियल के पैरेलल होगा। समझ में आता है। ऐसे में इधर नीचे कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन में इधर से ये डायरेक्शन कंसिडर कर लूँ, तो नीचे वाले जितने भी वेव सोर्स होंगे उनसे भी ऐसे इसी डायरेक्शन में कोई ना कोई वेव जरूर ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, सबों से। और ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। इतनी बात समझ में आती है। तो आपको हर जगह हर डायरेक्शन में पैरेलल सेट ऑफ रेज तो मिल ही जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो मेरा मोटिव ये था आपको समझाना कि यहाँ से केवल ऐसे सीधे सीधे लाइट रेज नहीं आ रही होंगी, हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपको लाइट रेज ट्रैवल करती हुई मिलेंगी। इतनी बात क्लियर है।
तो अब देखो पुराने डिस्कशन पे वापस आते हैं, इन बातों को दिमाग में ध्यान रखना है, सेट कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, तो हमने ये पैरेलल वाले पे सबसे पहले तो डायरेक्शन को कंसीडर किया, तो ये यहाँ पे आके मीट करेंगी और बीच में क्या बना लेगी, सेंट्रल ब्राइट। अच्छा, फिलहाल मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ ओ। ऐसे एक और कोई पैरेलल सेट ऑफ रेज मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही करूँगा, इसके बाद तो बहुत गंदा दिखेगा। तो मान लो मैंने एक और कोई पैरेलल सेट ऑफ रेज कंसीडर कर लिया जो कोई सर्टेन एंगल पे है, ठीक है ना। ये जो एक तरीके से आप इसको इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हो या सेंट्रल लाइन बोल सकता हूँ। इस सेंट्रल लाइन के डायरेक्शन से कोई थीटा एंगल पे मान लेता हूँ, कोई पर्टिकुलर एंगल पे मैंने कुछ सेट ऑफ पैरेलल रेज कंसीडर कर लिया। ऐसे यहाँ से भी कुछ ऐसे ही आ रहा होगा जो कि इसके पैरेलल होगा। ऐसे यहाँ से भी जो इस डायरेक्शन में हमें ज़रूर रेज ऐसी मिल जाएंगी जो कि ये आपस में पैरेलल होंगे। ये बात मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ कि पैरेलल सेट ऑफ रेज किसी भी पॉइंट्स के लिए हमेशा आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि हर पॉसिबल डायरेक्शन में सारे के सारे पॉइंट्स वेव्स को एमिट कर रही है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों मैं मान लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ किसी जनरल पॉइंट पे मिले जाके, ठीक है। उस पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूँ। तो मान लो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मेट हेयर, ठीक है ना, ये यहाँ पे कहीं मिले। अब बेटा इसके बाद भी पैरेलल मत कर देना, अब तो ये लेंस का कर्वेचर डिसाइड करेगा कौन रे कितना मोड़ेगा रिफ्रैक्शन के बाद, है ना। तो फाइनली करना इसे कन्वर्ज ही है, तो एक पॉइंट पे आके ये कन्वर्ज हो गए तीनों के तीनों रेस। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये फिगर मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, जहाँ पे बहुत सारे लाइट वेव्स जो है वो सीधा ट्रेवल कर रहे हैं। और आपने एक चीज़ देखा बेटा, यहाँ पे जो है ये प्लेन वेव फ्रंट था, और इसके बाद इधर से इस अपर्चर से पास होने के बाद या इस स्लिट से पास होने के बाद ये जो प्लेन वेव फ्रंट था वो कैसे बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, न्यू वेव सोर्स की तरह बिहेव करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और ये फिर नए सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करता है। अब क्योंकि यहाँ पे रहने वाले हर एक पॉइंट कैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेंगे कि नहीं, कैसे वेव फ्रंट एमिट करेंगे, स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल एमिट करते हैं, इसीलिए यहाँ से जो लाइट वेव है हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो मेजोरिटी चंक है जो कि जो लाइट रेस सीधी सीधी निकल जाती है वो सारी की सारी यहाँ पे आके कंसंट्रेट होती है और यहाँ पे एक ज़्यादा या मैक्सिमम इंटेंसिटी का ब्राइट बनाती है। इतनी बात क्लियर होती होगी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्योंकि ये सेंटर पे जितनी लाइट रे सीधे सीधे आके मिल रही है इनके बीच का पाथ डिफरेंस तो जीरो था, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली ब्राइट बनना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट इमेजिन करा है, तो यहाँ पे बेटा देखो पाथ डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पाथ सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक का पाथ सेम, और यहाँ से यहाँ तक का पाथ सेम। देखो तीनों सिमेट्रिक तरीके से आ रहे हैं और यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर करें तो देखो इसने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करा है और इसने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करा है। तो अगर ऊपर के दो रेज, ऊपर और नीचे के दोनों रेज के बीच में कंपेयर करें तो देखो इनके बीच में ये पार्ट डिफरेंस है, और अगर बीच के दोनों रेज को कंपेयर करें तो इन दोनों के बीच में इतना वाला ये वाला पार्ट डिफरेंस है। तो इन तीनों ही रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस ज़रूर है, ये बात तो आपको दिख रही होगी क्लियर। तो अब बेटा इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है वो डिसाइड करेगी कि यहाँ पे इस पॉइंट में जो इंटेंसिटी बनेगी वो ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, ठीक है ना। ये इन कमिंग रेस के फेस पे डिपेंड करेगी कि फेस डिफरेंस कितना है इनके बीच में। एंड ऑफ कोर्स वो मैं पार्ट डिफरेंस बोल लूँ या फेस डिफरेंस बोल लूँ, बात सेम ही है, दे आर कनेक्टेड, है ना। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा इसमें मोटा मोटा तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो केवल तीन चीज़ें हमारे सामने होती है। सबसे पहला वो होता है हमारा सेंट्रल ब्राइट, या तो कह लो सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा बोल सकते हो, सेंट्रल मैक्सिमम बोल सकते हो, या सेंट्रल ब्राइट बोल सकते हो, बात एक ही है। और दूसरी हम बात करेंगे सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, और तीसरा हम बात करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो बेटा सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा है ये सेंट्रल ब्राइट के बाद बनने वाले
जितने भी डार्क और ब्राइट बनते हैं ना ऑल्टरनेट पॉइंट्स पे, उन सबको हम सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। हालांकि कोई ऐसा सेंट्रल ब्राइट तो एग्जिस्ट नहीं करता, पहला ब्राइट जो बनेगा उसी को मैं सेकेंडरी मिनिमा बोलूंगा, पहला सेकेंडरी मिनिमा, है ना। और जो सेंट्रल ब्राइट के अलावा जो बाद में पहला ब्राइट बनता है उसको मैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोलूंगा, ठीक है। ऐसी सिमिलरली सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, लेकिन सेंट्रल ब्राइट को हम सेंट्रल ब्राइट ही बोलते हैं, और उसके अगले वाले आने वाले जितने भी ब्राइट होते हैं उनको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और आने वाला पहला ही जो डार्क बनता है उसी को पहला सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं, और बाद वालों को, कंसेक्यूटिव वालों को सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, इस तरीके से नेम देते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर कर दी है कि यहाँ पे बेटा हम केवल सेंट्रल मैक्सिमा जो कि बीच में बनता है और सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए वो भी फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा तक ही बात करते हैं। आपको मुश्किल से मुश्किल फर्स्ट मिनिमा या ज़्यादा से ज़्यादा उससे भी पूछ लिया आगे तो फर्स्ट मैक्सिमा तक वो बात करेगा, इससे आगे आपको कुछ नहीं पूछेगा। एक्चुअली डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसे ही आप सेंट्रल ब्राइट से थोड़े एक दो मिनिमा या एक दो मैक्सिमा आगे पहुंच जाते हो ना, तो ऑलमोस्ट वो पैटर्न दिखना आपको बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्राइट और डार्क के बीच का जो कंट्रास्ट है ना वो इतना कम हो जाता है कि जो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो जो ब्राइट होते हैं ना वो बहुत ही डिमिनिश्ड ब्राइट बनते जाते हैं, और ब्राइट और डार्क के बीच में फिर कंट्रास्ट देखना आपको खत्म हो जाता है। तो बस सेंटर के थोड़े आसपास तक ही आपको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। तो मुश्किल से एग्जामिनर आपको या तो सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में, ये तो मेन है, बीच में तो वो दिखता ही है, उसके बारे में पूछेगा, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा कितनी विड्थ का बना है उसकी विड्थ पूछता है, और अगले है सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा के पोजीशन, जिसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में पूछ लेगा आपसे। ये बात समझ में बैठती होगी दिमाग में। तो देखो सबसे पहले ये सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन देना होगा हमें, वो ये कि all the secondary wavelets, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, गोइंग स्ट्रेट अक्रॉस द स्लिट, इसको कुछ बताने के लिए काम करते, स्लिट को ए बी मान लेते, ये ए, ये पॉइंट बी है, तो अक्रॉस द स्लिट ए बी आर फोकस्ड, उसको हमने एक लेंस के हेल्प से फोकस किया, आर फोकस्ड एट द सेंट्रल पॉइंट ओ, यहाँ पे मैंने देखो बेटा ओ पॉइंट मान रखा है। तो ये सारे के सारे वो वाले वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे सेंटर पे फोकस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, इस लेंस द्वारा। तो अब एक चीज़ देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, दी वेवलेट्स फ्रॉम एनी टू करस्पॉन्डिंग points of the two halves आप ये चीज़ देखो बेटा, अगर आपने इसको स्लिट को बीच में से दो हिस्से में इमेजिन कर लिया, तो आप देख पा रहे हो, चाहे आप ऊपर का एक पॉइंट लोगे तो उसके सिमेट्रिक आपको नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि इक्वल पाथ चल के इस सेंटर पे आके मीट कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो। देखो आप इसको है ना इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, इट कैन बी क्लियरली सीन कि इसका जो पाथ है बेटा वो इससे तो कम है ना, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस ज़रूर आ जाएगा, लेकिन मैं सिमेट्रिकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये ऊपर वाला जितना करेगा नीचे वाला भी उतना ही पाथ ट्रेवल करेगा। ऐसे ही बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था इसको, कि इससे नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना वो सीधा ट्रैवल करके जितना पाथ ट्रैवल करेगा, इससे थोड़ा ऊपर वाला पॉइंट उतना ही सिमिलर ट्रैवल करके उतने ही पाथ को वो ट्रैवल करेगा। तो इसके नीचे वाले पॉइंट और इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट के बीच का जो पाथ डिफरेंस है अगेन वो जीरो होगा, ठीक है। मैंने आपको एक डायग्राम के हेल्प से समझाया था ये वाली बात पीछे, ये देखो। तो आप देख पा रहे हो ऊपर वाला और ये नीचे वाला रे सेम पाथ लेंथ ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ गया वो कितना है, जीरो। ऐसे सिमिलरली ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों लाइन के अक्रॉस जो वेवलेट ट्रेवल कर रहे हैं, ये दोनों भी देखो सेम पाथ ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचते हैं,
ठीक है, सेम पाथ ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचते हैं, तो इन दोनों के बीच का भी जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 0। ऐसे सिमिलरली इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, और ऐसे सिमिलरली इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। समझ में आती है? तो ये सारे के सारे ऊपर वाले हाफ के जितने भी रेज है या जितने भी कह लो वेवलेट्स है, वो सारे के सारे नीचे वाले हाफ के सेकेंडरी वेवलेट्स के साथ मीट होके सेम पार्ट डिफरेंस रख के, सॉरी 0 पार्ट डिफरेंस रख के, ये सारे के सारे बीच में एक ब्राइट फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। मेरी बात समझ में आती है? इसीलिए हमें सेंटर पे एक ब्राइट देखने को मिलता है। और देखो कोई भी जो रे है वो आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर नहीं कर रहे, ये इसके साथ कंस्ट्रक्टिवली, इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाले के साथ कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि सेम पार्ट डिफरेंस है, सॉरी 0 पार्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो एज अ रिजल्ट ये हमेशा क्या से इंटरफेयर करता है, कंस्ट्रक्टिवली। तो इसीलिए सेंट्रल ब्राइट सबसे ज़्यादा ब्राइट पॉइंट होता है किसी भी डिफ्रैक्शन पैटर्न में। ये बात समझ में आती होगी आपको, ठीक है? तो अब देखो, तो यहाँ पे ये लाइट रे सीधी ट्रैवल कर रही है ना? और तो ऐसे सिमेट्रिक पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं जिन दोनों के बीच में हमेशा पार्ट डिफरेंस क्या रहता है, 0। एज अ रिजल्ट सारे के सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। तो मैंने यही बात बोली, द वेवलेट्स फ्रॉम द टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द टू हाफ्स, यहाँ पे 2 हाफ इमेजिन करो आप, ऊपर में आधा नीचे आधा, तो उन दोनों में से जो भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे दोनों हाफ में से, है ना, फ्रॉम द टू हाफ्स ऑफ द स्लिट reach the point O in the same phase। अब भाई सीधी सी बात है, पार्ट डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, फेज डिफरेंस 0 तो सबके सब सेम फेज में मिलते हैं, इन दी सेम फेज, हैंस दे, जब सेम फेज में मिल रहे हैं तो दे विल एड अप कंस्ट्रक्टिवली to produce the central bright fringe बोल देता हूँ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इतनी बात क्लियर होती है? तो सबके सब ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है, नीचे के जितने भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ सबके सब 0 पार्ट डिफरेंस रखते हुए, या कह लो 0 फेज डिफरेंस रखते हुए, सबके सब कंस्ट्रक्टिवली मीट करते हैं इधर वाले रीजन में, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये बात आपको क्लियर होती होगी। तो देखो हमने सेंट्रल ब्राइट के बारे में बात कर लिया, इसके ऊपर बस यही है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है। अब देखो सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा के ऊपर मुझे बात करनी है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्सप्रेशन देखने पड़ेंगे ना, इसके लिए हमें कुछ एक्सप्रेशन देखने पड़ेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए तो हमारे पास सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले पाथ डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि पाथ डिफरेंस को वो लैम्डा के टाइम्स होना चाहिए या λ/2 के टाइम्स होना चाहिए, वो तो बाद में उसके इक्वेट करके हम मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन निकाल सकते हैं, पर हमारे पास सबसे पहला मोटिव होना चाहिए पाथ डिफरेंस। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस। अब इधर देखो बेटा, जैसे यहाँ पे देखो ये लाइट रेस यहाँ से ये सब के सब सेम फेज में जाके, या ये कह लो यहाँ से अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ से सबके पास पार्ट डिफरेंस 0 है, ठीक है ना, लेकिन हम देख पा रहे हैं जबकि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखा जाए तो इन सब के बीच में कोई ना कोई पार्ट डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके और इसके बीच में मान लेता हूँ, ये जो बी से इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, ठीक है, ए पी और बी बाकी तो माने हुए। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये जो वेवलेट्स है ए और बी से निकलते हुए, उन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो ये होगा कि नहीं, देखो बेटा यही तो है वो पार्ट डिफरेंस। लेट सपोज इसको मैं पी मान लेता हूँ, पी मान लूँ या डेल्टा एक्स दिखा दूँ, एक ही बात है, या एक्स दिखा देता हूँ, चलो इस पाथ डिफरेंस को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ी मैथमेटिक्स की नॉलेज लगाओ, मैं यहाँ पे पहले तो हेडिंग डाल देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस को मैं पहले सबसे पहले कैलकुलेट कर लूँ, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये जितने भी मैंने पैरेलल रेस का जो सेट माना हुआ है, मैं मान लेता हूँ वो सब ये सेंट्रल लाइन के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा एंगल। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आती है? देखो थोड़ा फिगर में हौच पौच हो रहा है, अब जरा ध्यान देना कि ये जो जितने भी पैरेलल रेस के सेट मैंने माने हुए हैं, मैंने उसको ये जो सेंट्रल लाइन है उससे थीटा एंगल पे इंक्लाइन मान लिया है। तो बेटा देखो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, और ये एंगल तो ऑलरेडी 90 है, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो अगेन दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। आप देख लेना अपना कैलकुलेट करके, ठीक है। ये थीटा
और इन टोटल एंगल का सम 90 है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो उस हिसाब से ये भी थी, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 ही होना, अकेला ये भी तो 90 है, तो इन दोनों को 90 होना है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ओके, सॉरी, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो स्लिट्स की चौड़ाई है, ये जो स्लिट की चौड़ाई है, इस चौड़ाई को मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, इस स्लिट की चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। चलो अब देखते हैं। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल को मैं चाहूँ तो अलग से भी ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखो, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो डिस्टेंस है एक्स, जिसको मैंने एक्स माना, ये वाला डिस्टेंस, इधर अंदर अंदर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये रहा देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है ना, और ये जो ये साइड है उसकी लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ क्या है आपकी, ए। तो आप देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ लगा सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, अब गौर करो, अगर मैं साइन थीटा लगाऊं यहाँ पर, तो साइन थीटा क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस हिसाब से आपका जो पार्ट डिफरेंस है एक्स, वो बन गया आपका ए साइन थीटा। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस आपका क्या आया, ए साइन थीटा। अब देखो इसी को एक बार मैक्सिमम की कंडीशन रख के देखनी है और एक बार मिनिमम की कंडीशन रख के देखनी है। हमने यहाँ पे पार्ट डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हमें बस इसको कंडीशन के अंदर रख के मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन या कह लो पोजीशन निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले एक अलग से कुछ बातें देख लो। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आपकी स्लिट की चौड़ाई है, ठीक है, ये आपकी स्लिट की चौड़ाई है, ज़्यादा चौड़ा मैंने मान लिया। तो अब मान लो बेटा, इसको जब मैं इमेजिन कर सकता हूँ ऐसे, दो इक्वल हाफ में इमेजिन करो, और ये मैंने यहाँ से जो रे जा रही थी और यहाँ से जो रे जा रही थी, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, एक रे यहाँ से भी जा रही थी, है ना। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का, ये रे दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। और तीनों इस स्लिट के यहाँ से तीनों रेस पैरेलल थी आपस में, है ना। तो अब देखो बेटा, तो यहाँ पे मैंने ये जो x है, यदि मैं इसको लैम्डा मान लूँ, सबसे इनिशियली मैंने सबसे मिनिमम वैल्यू लैम्डा माना है, तो लैम्डा मानने पे देखो बेटा, ये तो मिड पॉइंट आपको पता है, ये इस पूरे स्लिट की मिड पॉइंट ही तो है, बीच में डिस्टेंस है ये वाला, है ना मिड पॉइंट, और ये टॉप पे या बॉटम पे, मतलब ये दोनों डिस्टेंस हाफ है बेटा। तो आप गौर करो बेटा, ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल एक्चुअली सिमिलर है ना, ये छोटा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल एक्चुअली सिमिलर है। तो आपको पता है साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप ये देखो, बड़े वाले ट्राइंगल का अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर का है, ऐसे मान के चलो, तो देखो छोटे वाले ट्राइंगल का ये साइड 5 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं, क्योंकि जस्ट इसका आधा ही तो है। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये बोल सकता हूँ कि छोटे वाले ट्राइंगल के हर साइड बड़े वाले ट्राइंगल के साइड के 1/2 रेशो में है ना। छोटे वाले ट्राइंगल का रेशो और बड़े वाले ट्राइंगल के साइड का रेशो 1:2 में है, क्योंकि यदि ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका साइड डबल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 10 है, तो 1:2 में है ना, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल। इसी हिसाब से बेटा, क्योंकि देखो सिमिलर तो प्रूफ होगा, ये 90-90, ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कॉमन दोनों में, छोटे वाले में और बड़े वाले में सिमिलर तो प्रूफ होगा ये। तो सिमिलर है तो हर साइड प्रोपोर्शनल होंगे। अब मुझे इसके इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड, इनका रेशो पता था 1:2 है, तो सिमिलरली सारे ही बाकी बचे हुए साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशो भी 1:2 होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बेटा, अगर मैंने इस डिस्टेंस को लैम्डा मान लिया, तो क्या ये वाला जो पाथ डिफरेंस आया है, ये λ/2 होगा कि नहीं बताओ, है ना। क्योंकि देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल का हर साइड को बड़े वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में आधा होना है ना। तो बड़े वाले ट्राइंगल का अगर ये बेस लैम्डा है, तो छोटे वाले का बेस कितना होगा, λ/2। समझ में आती होगी इतनी बात। तो अब देखो, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, एक बार मेरे तरीके से आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ और मैं इस पॉइंट को देखूँ, तो इससे जो वेवलेट्स आगे जाके स्क्रीन पे मिलेंगी और इससे जाने वाले जो वेवलेट्स आगे जाके स्क्रीन पे मिलेंगी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों वेवलेट्स के बीच में जो फेस का या कह लो जो पाथ का डिफरेंस है वो λ/2 का है कि नहीं बेटा। और λ/2 का अगर पाथ डिफरेंस हो ना, तो ऐसे केस में बेटा डार्क बनता है, ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, और एज अ रिजल्ट उस पॉइंट पे क्या बनेगा आपका डार्क, क्योंकि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आ गया, λ/2, ठीक है ना। अच्छा, इसके ठीक नीचे बेटा यहाँ पे भी एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा, और इसके ठीक नीचे भी बेटा यहाँ पे एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा।
तो क्या ये दोनों बेटा जब यहाँ पे जाके मिलेंगे तो क्या इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू का बनेगा कि नहीं? सिमिलरली बेटा आप समझ सकते हो, इसके नीचे एक और पॉइंट होगा, इसके नीचे एक और पॉइंट होगा। तो ओवरऑल आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाले हाफ में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले हाफ में हर एक पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके साथ ऊपर वाले पॉइंट्स आगे जाके डेस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं ना। डेस्ट्रक्टिवली क्यों? क्योंकि इन हर दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितने का बन रहा है बेटा? लैम्डा बाय टू, और लैम्डा बाय टू पार्ट डिफरेंस रहना डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक कंडीशन होती है। देखो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती होगी कि ये लैम्डा रखा है या लैम्डा बाई टू डेस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, कौन सी किसकी कंडीशन है। तो मैं आज आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूँ जिसके बाद आप शायद कभी ना भूलो कि डेस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखो बेटा, ये आप एग्जाम्पल को देखो जरा। सामने कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई रीजन है जहाँ पे वेव्स मीट करेंगी। मैंने एक तो ये वाला वेव माना हुआ है, एक ये। आप देख पा रहे हो मैंने क्या करा है, इस वेव के 3 फुल साइकिल इमेजिन करा है। एक तो ये साइकिल, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। देखो 3 फुल साइकिल में ये वेव यहाँ पे रीच करता है, ठीक है ना। अगला मैंने मान लो यहाँ पे एक और वेव इमेजिन करा है, ये यहाँ से इनिशिएट होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा मैंने जानबूझ के इसको इसके सिमेट्रिक ही रखा है, मतलब जहाँ पे इसने टॉप रीच करा इसको एक्चुअली क्रस्ट बोलते हैं, वैसे वहाँ पे इस वेव ने भी अपना क्रस्ट रीच करा। जहाँ पे इसने अपना ट्रफ रीच करा, ट्रफ बॉटम पॉइंट को बोलते हैं, वहाँ पे इसने भी अपना ट्रफ रीच करा। इससे आपको साफ दिखता है कि दोनों है तो सेम फेज में, है ना, बस वही है स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, एक और मैंने वेव यहाँ पे कंसिडर करा बेटा, ये मान लो यहाँ पे मैंने इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये वेव तो देखो कितनी साइकिल कंप्लीट करके यहाँ पे पहुंचा है। देखो एक साइकिल में वो लैम्डा के पाथ ट्रेवल करता है वेव, भाई एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो लैम्डा पाथ आगे ट्रेवल करता है, लैम्डा के बराबर, वेवलेंथ के बराबर, है ना। तो ऐसे एक लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये यहाँ से 3 लैम्डा, ठीक है बेटा। ये यहाँ से यहाँ तक एक लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअली मैं ट्रफ टू ट्रफ मिला रहा हूँ, बात एक ही है ना। अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाओगे, मतलब सेम फेज वाले पॉइंट्स मिलाने होते हैं, तो भी ये लैम्डा ही दिखाएगा। या ट्रफ से ट्रफ भी मिला के दिखा सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्डा होगी। ओवरऑल आप समझ सकते हो एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर करता है वो लैम्डा के बराबर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 लैम्डा कवर करके ये वाला वेव यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसको देखो बेटा, ये कितने, ये यहाँ से 1 लैम्डा और यहाँ से 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा कवर करके पहुँच रहा है यहाँ तक। और इसको देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक तो 1 लैम्डा, यहाँ से ऊपर टॉप से टॉप मिलाओ, यहाँ 1 लैम्डा। और देखो बेटा, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा करा इसने यहाँ तक, ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा करा इसने यहाँ तक। फिर देखो इसने ये वाला कंप्लीट नहीं कर पाया, ये केवल आधी साइकिल है, तो इसको मैं बेटा लैम्डा बाय 2 बोल सकता हूँ, क्योंकि आधी साइकिल है। ये देखो सिर्फ पॉजिटिव वाला लोब है इसका, ये रहा पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव साइकिल तो चला ही नहीं है, नेगेटिव वाला हाफ, तो केवल पॉजिटिव हाफ चला, तो इसका मतलब ये 2.5 लैम्डा ट्रेवल करके पहुंचा है यहाँ तक। इतनी बात समझ में आती है। तो ये तीनों वेव जब इस रीजन में मीट करते हैं तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस है, ये बात तो आप मानते हो, क्योंकि ये कितना पाथ ट्रेवल करके चला है, 3 लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये 2.5 लैम्डा, ठीक है ना, 2.5 लैम्डा। ओके, 2.5 मतलब 2.5 लैम्डा, है ना, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा है, और 2 लैम्डा प्लस ये लैम्डा बाई 2 ऐड करो, सॉरी 5 लैम्डा बाई 2, है ना, 5 लैम्डा बाई 2। अच्छा, तो आप बेटा देखो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप फेज का डिफरेंस ऑब्जर्व करो, तो आप देखो इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बेटा, आप बताओ जरा मेरे को। इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस आप देख पा रहे हो, सॉरी पाथ डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं, फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस। तो देखो ये 3 लैम्डा का पाथ ट्रेवल करके आया, 2 लैम्डा का पाथ ट्रेवल करके आया, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है वो लैम्डा है, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा इन दोनों के बीच में देखो, तो ये 2.5 मतलब एक तरीके से 5 लैम्डा बाई 2, 2.5 इस तरीके से बोल रहा हूँ, जिसको एलसीएम लोगे तो 5/2 बनेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये 5 लैम्डा बाई 2 ट्रेवल करा है, और ये कितना 3 लैम्डा ट्रेवल करा है। तो बेटा 3 लैम्डा में से 5 लैम्डा बाय 2 माइनस करो, तो देखो 2 एलसीएम लेने के बाद 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इज 1 लैम्डा, मतलब लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का है। अब आप एक बात साफ साफ देख सकते हो
कि ये जिसका क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा था और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा था, फिर क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, मतलब एक तरीके से ये दोनों क्या है, एक तरीके से क्या, दोनों है ही है, सेम फेज में ये दोनों, है ना। देखो जिस समय ये अपना टॉप रीच करता है उस समय ये भी टॉप, और जिस समय बॉटम रीच करता है ये भी अपना बॉटम रीच कर रहा होता है ना। तो दोनों वेव सेम फेज में चल रहे हैं। तो अगर कोई भी दो वेव सेम फेज में चलते हैं तो बेटा ऐसे में क्या होता है, अगर ट्रफ से ट्रफ मिल रहा हो, क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इधर पे आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मुझे पता है आपको इंटरफेरेंस में थोड़ी कंडीशन याद रखने में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। अब ये पिक्चर बैठ गई ना दिमाग में, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आप हमेशा पता कर लोगे कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जब इसका आपका ट्रफ बन रहा था तब देखो नीचे वाले वेव का क्रस्ट बन रहा है, और जब इसका क्रस्ट बन रहा है तब देखो इसका ट्रफ बन रहा है, क्योंकि ये अपोजिट फेज में हर बार हर पॉइंट पे। तो एज अ रिजल्ट बेटा ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे इस पॉइंट पे, है ना। इन दोनों, ये दोनों देख रहे हो ना आप, जहाँ पे इसका क्रस्ट बन रहा है यहाँ पे ट्रफ बन रहा है, जहाँ पे ट्रफ बन रहा है वहाँ पे क्रस्ट बन रहा है, मतलब अपोजिट फेज में हमेशा ये दोनों। और अपोजिट फेज में होने पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है बेटा। सेम फेज में होने पे ऐड होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। और देखो जब इनमें इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था तब इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2 का। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है λ/2 या इसके मल्टीपल्स, है ना। और आपका जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है लैम्डा या इसके मल्टीपल्स, जैसे 2 लैम्डा, है ना। और भी बहुत सारे, 3 लैम्डा ले लो, 4 लैम्डा ले लो, 5 लैम्डा ले लो, मतलब लैम्डा या उसके मल्टीपल हो तो आपका कंस्ट्रक्टिव बनेगा, और λ/2 या इसी के मल्टीपल बने तो आपका डिस्ट्रक्टिव बनेगा। चलो मेरे यहाँ पे लैम्डा मानने से आप देख रहे हो यहाँ पे λ/2 बन रहा है डिस्टेंस। तो ऐसे हर दो वेवलेट्स के बीच में जो इन पॉइंट से निकल रही है उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, λ/2। इससे नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स है उसके लिए इससे नीचे वाले पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके साथ ये पार्ट डिफरेंस कितना बना रहा है, λ/2। तो देखो जब भी λ/2 कंडीशन पे ये दोनों मीट करते हैं, इतने पार्ट डिफरेंस पे मीट करते हैं, तो बेटा क्या बनाएंगे, हमेशा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। ये बात समझ में आती है, क्लियर है इतनी बात। तो आपको एक बात पता चली कि जो इंटरफेरेंस में जो कंडीशन या जो पार्ट डिफरेंस होना ब्राइट की कंडीशन होती है, यहाँ पे ठीक अपोजिट होता है, यहाँ पे वही चीज़ डार्क की कंडीशन होती है, ठीक है। अब ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लैम्डा माना तो इसको लैम्डा मानते हुए तो मैं देख पा रहा हूँ ऐसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि λ/2 पार्ट डिफरेंस पे एक दूसरे को मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और λ/2 पार्ट डिफरेंस होना किसकी कंडीशन होती है, डिस्ट्रक्टिव की, ठीक है ना। तो इसको भले ही आपने लैम्डा माना है टॉप और सबसे लास्ट वाले पॉइंट के बीच का पार्ट डिफरेंस, लेकिन ऐसे केस में हर पॉइंट्स, इस पूरे वेव फ्रंट के हर पॉइंट एक दूसरे से जो सिमेट्रिक पॉइंट्स है उनके साथ कैसे मीट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिवली, क्योंकि उन दोनों के बीच में λ/2 का पार्ट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो रही है। तो मैं ये फाइनली बोल सकता हूँ कि जब शुरुआत के ये जो एक्सट्रीम रेज है उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है जब लैम्डा होता है तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब ये 3 λ/2 या 5 λ/2 ऐसे ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 होगा तब कंस्ट्रक्टिव होगा, और जबकि ये इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव, वो हाँ डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी, ठीक है। तो 100 बात की एक बात, जो कंडीशंस पार्ट डिफरेंस के टर्म में वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की हुआ करती थी, यहाँ पे डिफ्रैक्शन के केस में वही सारा कंडीशन डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है, एंड अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, मतलब वही फिर वहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव की होती थी यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिव की भी होती है। तो बेटा फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि देखो इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ, इस वाले डायग्राम को देखो जरा, नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ। तो मैं फाइनली ये बोल सकता हूँ, ये वो 3 सेट ऑफ पैरेलल डायरेक्शंस है या वेव की डायरेक्शन है, ये आपका स्लिट है और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर ये डिफरेंस को मैंने लैम्डा माना तो उस हिसाब से ये λ/2 आता है, और ऊपर वाले हाफ और नीचे वाले हाफ के बीच में हमेशा λ/2 का ही फेज पाथ डिफरेंस बना रहता है, ठीक है ना। और एज अ रिजल्ट ये हमेशा कैसे मीट करते हैं, डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है ना। जबकि मैंने देखो नीचे का मैंने पार्ट डिफरेंस कितना माना, लैम्डा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ एक कि ये जो पीछे मैंने डिराइव किया था जो डेल्टा एक्स आया था, जो कि किसके बराबर आया था बेटा, ए साइन थीटा, है ना। डेल्टा एक्स अभी मैंने पीछे ए साइन थीटा दिखा था। तो ये जो एक्स है, डेल्टा एक्स ना बोल के एक्स कह लेता हूँ, ये यदि आपका लैम्डा हो या उसके मल्टीपल में हो 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तब भी बेटा ये ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 लैम्डा होगा तो यहाँ पे 2 λ/2 आएगा, है ना। इस तरीके से उसका आधा होना चाहिए वो, क्लियर है। तो मैं कहूँगा कि कंडीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, जो फर्स्ट डार्क बनेगा
वो आपका जब पार्ट डिफरेंस इनके बीच में यहाँ पे लैम्डा के बराबर होगा तो आपको फर्स्ट डार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू लैम्डा। थीटा वन क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा डिफरेंट सेट ऑफ अगर पैरेलल रेस कंसीडर करूंगा तो सब अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होगा, और वो सेंटर लाइन से अलग अलग एंगल बनाएगी। एक एक मान लो इधर मैंने पैरेलल ऐसे मान लिया ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में, तो वो थीटा अलग बनाएगी ना। तो इस फर्स्ट पैरेलल सेट के लिए मैंने थीटा वन मान लिया, ऐसे अगले वाले के लिए थीटा टू थीटा थ्री मान लूंगा, ठीक है ना। तो ए साइन थीटा वन बराबर लैम्डा। ऐसे सिमिलरली बेटा, सिमिलरली कंडीशन फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी बेटा? वो होगी आपकी ए साइन थीटा टू। अब मान लो कोई मैंने सेकेंड एक और पैरेलल सेट ऑफ रेज मान लिया है ना, वो किसी थीटा टू एंगल पे इंक्लाइंड है ना, इस सेंट्रल लाइन से, तो वो भी कहीं पे जाके मीट करेंगे। अगर उनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस क्या रहा, लैम्डा की जगह क्या रहा, टू लैम्डा, तब भी यही होगा, उसके आधा आधा बटेगा, है ना, तब भी वहाँ पे डार्क बनेगा। मैंने एक चीज़ देख ली, यहाँ पे लैम्डा या लैम्डा के मल्टीपल रहा तो उस हिसाब से ऊपर और नीचे वाले सेट के वेवलेट्स के बीच में डेस्ट्रक्टिव की कंडीशन बनती है, ठीक है ना। तो यही है सेकेंड के लिए ये। अब मान लो मैं एक जनरल अजम्पशन बना लेता हूँ, सो फॉर हेंस कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, या इसको मैं मिनिमा भी बोल सकता हूँ, nth मिनिमा किधर बनेगा, है ना, उसकी कंडीशन जो है वो होगा ए साइन थीटा एन लिख देता हूँ, क्योंकि अगर सेकेंड के लिए टू मान रहा हूँ, थर्ड के लिए उस थीटा को थ्री बोल रहा हूँ, तो nth मैंने डार्क के लिए क्या मान लिया, थीटा को थीटा एन बोल दिया, ठीक है ना। इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जिस जिस जो भी ब्राइट देखना चाह रहे हो या जो भी डार्क देखना चाह रहे हो, उस हिसाब से ये थीटा बदल रहा है, ठीक है ना। पहले के लिए अलग होगा थीटा, दूसरे के लिए अलग थीटा होगा। तो ए साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लेमडा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एन लेमडा। ए साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लेमडा, जहाँ पे एन है आपका वही 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बात क्लियर होती है बेटा। तो ये हो गई कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमाज। दिस इज योर व्हाट कंडीशन। चलो मैं इसको हेडिंग में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे कि पीछे पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद मेरा सेकेंड पॉइंट था यही, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक है आपका प्रिंसिपल जो है बीच में बना था, सेंट्रल मैक्सिमा, और दूसरा है आपका मैंने कहा था सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन देखेंगे, और एक सेकेंडरी मैक्सिमा की भी देखेंगे। उससे पहले हमने पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। अब देखो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखो भैया इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम, इधर देखो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा देखने वाले हम। देखो बेटा अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे दोबारा मैंने स्लिट्स को माना, ये आपका स्लिट है, ए भी माना हुआ था मैंने स्लिट को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मान लो कुछ सेट ऑफ पैरेलल रेज मान लिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस बार मैंने इसका पाथ डिफरेंस जो है उसको 3 लैम्डा बाई 2 रखा, ठीक है। इसके ऊपर भी मेरा कोई इंटेंशन है, मैंने 3 लैम्डा बाई 2 ऐसा क्यों रखा वो आपको पता चल जाएगा। देखो एज अ रिजल्ट अब हम क्या करेंगे, इसको एनालाइज करने के लिए हमने इस स्लिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 1/3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ओके। और तो ऐसे बेटा यहाँ से भी इस तरीके से लाइट रेज जा रही होंगी, ऐसे यहाँ से भी इस तरीके से पैरेलल लाइट वेव्स जा रही होंगी, ठीक है ना, वेवलेट जा रही होंगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ गौर करो बेटा, देखो यदि ये 3 लैम्डा बाई 2 है ना, अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो इस हिसाब से ये लैम्डा होगा, ये कह लो 2 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, जो कि अगेन कुछ नहीं है, कट के लैम्डा ही बनेगा, और ये हो जाएगा केवल लैम्डा बाई 2। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये जो छोटा ट्राइंगल है उसको कंप्लीट ट्राइंगल के साथ देखो तो बेटा छोटे वाले ट्राइंगल का जो साइड है ना वो 1/3 है कंप्लीट के रिस्पेक्ट में, तो इस हिसाब से इसकी ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी इसकी। तो बेटा इसमें 1/3 करो, 1/3 करो, 3 से ये 3 कटा, लैम्डा बाई 2 बचा कि नहीं, तो इसका भी बेस वाला जो है नीचे वाला साइड है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर बनेगा, ठीक है ना। और अगर बेटा आप इसको गौर करो तो इस ट्राइंगल का
ये पहली बात तो सिमिलर तो है ये, है ना, ये वाला ट्रायंगल भी बड़े के साथ सिमिलर है। तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड जो है ये 2 बराबर हिस्से लेके, और ये बड़े वाला ट्रायंगल है उसने 3 बराबर हिस्से लिए हुए हैं ना, तो मैं इसके साइड को बोल सकता हूँ इट इज़ 2/3 ऑफ द कंप्लीट ट्रायंगल, है ना, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड का 2/3 है ये। ठीक है, तो उस हिसाब से इस नंबर का आप 2/3 करो, 2/3 करोगे तो 2 से 2 कटेगा, नीचे के 3 से 3 कटेगा, लैम्डा रह जाएगा। तो ये देखो लैम्डा रह गया, ठीक है ना, 2 भी हटा देता हूँ, चलो लैम्डा समझना ज़्यादा आसान है, तो इसको मैंने 2/3 कर दिया। ये तो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स है। चलो एनीवेज, अगर इसको मैंने 3 लैम्डा बाई 2 माना तो उस हिसाब से ये लैम्डा रहेगा और ये लैम्डा बाय 2 रहेगा, ठीक है ना। तो देखो मिनिमम मैं सबसे छोटा 3 लैम्डा बाय 2 ही मान सकता था, इससे छोटा मानूंगा तो यहाँ पे लैम्डा बाय 2 से भी छोटा बनेगा, जिससे छोटे में हम डिस्ट्रक्टिव कंडीशन नहीं देखते। तो मिनिमम कंडीशन यही होना चाहिए लैम्डा बाय 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेटा 3 लैम्डा बाय 2 माना है, ताकि यहाँ तक 3 अगर मैं बराबर हाफ इमेजिन करूँ तो यहाँ पे मिनिमम पार्ट डिफरेंस जो आपका लैम्डा बाय 2 का बन पाए। अब देखते हैं आगे। तो अब आप एक चीज़ गौर करो बेटा, देखो इसके और यहाँ से जो वेवलेट्स निकल रही है बेटा, उन वेवलेट्स के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, तो ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप है ऑलरेडी, तो इन दोनों वेवलेट्स जो रीच कर रही है स्क्रीन पे उनके बीच में देखो ये वाला पार्ट डिफरेंस है कि नहीं, और ये कितने का लैम्डा बाय 2। तो ऐसे ही बेटा, और लैम्डा बाय 2 तो आपको पता है लैम्डा बाय 2 रहने पे वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बनता है ना। तो ऐसे इसके ठीक नीचे वाले पॉइंट्स, इसके ठीक नीचे वाला पॉइंट, इसके ठीक नीचे वाला पॉइंट, उससे भी ठीक नीचे वाला पॉइंट, ये सारे जो सिमेट्रिकल नीचे तक पॉइंट्स है, उसके लिए यहाँ पे सिमेट्रिकल नीचे तक इतने सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते होंगे जो कुछ इस तरीके से वेवलेट्स को भेज रहे हैं, जिनके बीच में आपस का पार्ट डिफरेंस कितना लैम्डा बाय 2 ही रहेगा। ये बात तो क्लियर होगी। इससे क्या होगा बेटा, देखो ऐसे कह लो इधर के सारे सैनिक इधर के सारे सैनिक को मार देंगे, ठीक है ना। अरे कहने का मतलब यहाँ के सारे पॉइंट से निकलती हुई वेवलेट्स नीचे इन सारे पॉइंट से निकलती हुई वेवलेट्स के साथ लैम्डा बाय 2 के पार्ट डिफरेंस में रह के वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। तो इन सब का तो बेटा काम खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। आपको पता है ये इंटेंसिटी में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्ट्रक्टिव बना रही है ना। लेकिन बेटा देखो यहाँ के जितने भी पॉइंट्स है ना, इनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं बचा, ये इसके ऊपर एक सिमेट्रिकल एंड्स में कोई भी दूसरे पॉइंट्स नहीं बने जो कि इनके साथ लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस रख के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। तो ये सारे के सारे लाइट रेज स्क्रीन पे एज इट इज रीच होंगे। और देखो बेटा, जब सारे के सारे लाइट रेज रीच हो रहे हैं और इनको काटने वाला या इनको डिस्ट्रक्ट करने वाला कोई दूसरा अपोजिट फेज में लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस रखते हुए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये आपको वहाँ पे दिखेंगे, इनकी ब्राइटनेस आपको वहाँ पे दिखेगी। तो एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे एक ब्राइट बनेगा। इतनी बात समझ में आती है। एंड बेटा बच्चा भी समझ सकता है कि क्योंकि सेंट्रल ब्राइट के टाइम पे ऊपर से सारे के सारे और नीचे के सारे वेवलेट्स स्क्रीन पे पहुंच रहे थे सेंटर पे, तो वहाँ पे वो सेंट्रल ब्राइट बन रहा था। लेकिन क्योंकि अब जो ये अगला ब्राइट बनेगा उस समय केवल नीचे से इतनी सारी वेवलेट्स वहाँ पे पहुँच रही है और ब्राइट बना रही है और बाकी ये सारे खत्म हो जा रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट जो इसका नेक्स्ट ब्राइट बनता है ना, वो सेंट्रल ब्राइट से तो काफ़ी इंटेंसिटी में कम होता है। ये आप यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे क्योंकि सारी की सारी वेवलेट्स वहाँ पे पहुँच के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं दे रही है, केवल ये वाले जितने बच्चे हैं ना यही सीधा की सीधा डायरेक्ट पहुंच के वहाँ पे स्क्रीन पे ब्राइटनेस या ब्राइट स्पॉट दे रही है। तो क्योंकि ये इंटेंसिटी टोटल का 1/3 है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पे जाके इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, आगे देखते बेटा। तो कहने का ये मतलब है जो अगले वाले जो ब्राइट्स बनते हैं ना, कंसेक्यूटिव ब्राइट्स, वो पिछले वाले ब्राइट से भी काफ़ी कम होते हैं, है ना। वो इसलिए क्योंकि उनका बहुत ही कम इंटेंसिटी जाके वहाँ पे ब्राइट कर पाता है और बाकी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के चक्कर में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, मिट जाती है, ये कह सकते हो। चलो बहुत हो गई एक्सप्लेनेशन, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो यदि मैं कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कंडीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, वो क्या होगा बेटा, देखो उसके लिए आपको पाथ डिफरेंस जो x है वो कितना होना चाहिए 3 लैम्डा बाय 2। ये फर्स्ट ब्राइट की बोल रहा हूँ बेटा, इससे मिनिमम नहीं रख सकते हो यहाँ पे, वरना फिर ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पे फाइनली लैम्डा बाय 2 नहीं पहुंचेगा, उससे भी छोटा पहुंचेगा जिसके लिए डार्क वगैरह हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है ना। तो ये मिनिमम कंडीशन है, तो यही से आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगा 3 लैम्डा बाय 2। इससे बड़े वाले ऑड मल्टीपल्स रखोगे लैम्डा बाय 2 का तो उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ब्राइट्स मिलेंगे, लेकिन इससे छोटा नहीं रख सकते हो। एनीवेज, तो आपने देखा है कि मिनिमम पार्ट डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तब जाके आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। इससे ज़्यादा ऑड मल्टीपल्स रखोगे पार्ट डिफरेंस और भी ज़्यादा रखोगे, बस फर्क इतना है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 रहना चाहिए, तो उस केस में आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे वाले सेकेंडरी ब्राइट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो कंडीशन फॉर फर्स्ट ब्राइट आपका क्या है, पार्ट डिफरेंस मस्ट बी दिस।
और पार्ट डिफरेंस हमें पता है और क्या होता है, ए साइन थीटा। ए साइन, इसको एक काम करता हूँ क्योंकि पहले का है तो थीटा 1 लिख देता हूँ और इसको मस्ट भी 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। और बेटा इनको एक काम करता हूँ, थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जिससे यदि मैंने मिनिमाइज के सारे एंगल्स थीटा 1 थीटा 2 से रिप्रेजेंट करा है तो मैक्सिमास के सारे एंगल थीटा डैश 1 थीटा डैश 2 ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। इससे कहीं आपको ये ना लगे कि अगर यहाँ पे भी मैं थीटा 1 थीटा 2 लिखने लगूंगा ना तो आपको ये लगेगा जिस एंगल पे यहाँ पे मिनिमा बन या डार्क बन रहा था उसी सेम एंगल पे यहाँ पे ब्राइट मिल रहा है, ऐसा आपको लगने लगेगा क्योंकि थीटा 1 दोनों ऊपर नीचे होगा, जबकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ ये एंगल अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए थीटा डैश से मैं मैक्सिमा वाले को दिखा रहा हूँ और उसका पहले को 1 और दूसरे को 2 लिखूंगा। अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया, इस हिसाब से ए साइन थीटा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली बेटा अब तो समझ में आ ही रहा होगा सिमिलरली कि आगे कैसे अप्रोच करना है। जो कंडीशन होगी बेटा, कंडीशन फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, कंडीशन फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो होगी उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ए साइन थीटा डैश 2 इक्वल्स टू, अब ये 3 लैम्डा बाई 2 है ना, ये क्या है 3 लैम्डा बाई 2, तो अगला क्या हो जाएगा बेटा 5 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यहाँ पे मैंने आपको एक वेव का भी समझाया था, इसको गौर से देखो बेटा। ये तो मिनिमम डिफरेंस रखा था मैंने, जब दो वेव के बीच में लैम्डा का डिफरेंस होता है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा तब डिस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन बेटा ऐसे सिमिलरली ये भी तो हो सकता है, देखो कंडीशन देखो अभी भी वही रहेगी। इसको अगर पीछे एक वेव साइकिल और खिसका दिया और इसको पीछे एक और वेव साइकिल खिसका दिया, अगर पीछे, सॉरी यहाँ तक ही है ये वाला, है ना, इसको अगर यहाँ तक खिसका दिया, एक और वेव पीछे खिसका दिया, तो अभी भी देखो दोनों में है तो अभी भी कितना वही फर्क वही है, लेकिन बस फर्क इतना है, देखो इधर देखो अभी भी लैम्डा बाई 2 है ना, हाँ सॉरी लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा बेटा, इस बार इसको नहीं रखा, एक वेव ट्रेन कम कर दिया, एक पूरा का पूरा वेव ट्रेन कम किया ना, इससे ये थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है, देखो अभी भी ये अपोजिट फेज में ही जा रही है ना। मैंने क्या करा, एक पूरा का पूरा वेव ट्रेन कम कर दिया। अच्छा ये तो मैंने खुद से बनाया था, कम मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मान लो ये वेव एक यहाँ पे कंप्लीट हुआ ना, इसको पूरा गायब कर दिया बेटा मैंने। तो अब आप एक चीज़ देखो, इससे फेस चेंज नहीं हो रहा, देखो अभी भी ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, जहाँ पे इसका टॉप बन रहा है यहाँ पे बॉटम बन रहा है ना। हाँ नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो गए, उससे फर्क क्या पड़ा देखो, अब दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस देखो, एक ही बस मैंने एक ही साइकिल हटा दिया, पूरा हटाना है तो कंप्लीट हटाओ, आधा अधूरा मत हटाओ, उससे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल मैंने हटा दिया, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे तो ये 3 लैम्डा है, ठीक है, इनको भूल जाओ, यहाँ पे ये क्या है 3 लैम्डा है पार्ट डिफरेंस, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, देखो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 है ना, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, इसको मैं कितना बोलूँगा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 विल बी 3 लैम्डा बाय 2। तो देख रहे हो एक साइकिल जो है वेव की वो हटा देने के बाद तो अगली जो पार्ट डिफरेंस आती है ना, जो मेरे पे मिनिमम अगला पार्ट डिफरेंस अवेलेबल है वो 3 लैम्डा बाई 2 का अवेलेबल है। ऐसे सिमिलरली बेटा मैं इस तरीके से मान लो अगला एक और साइकिल एलिमिनेट कर दूँ तो उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, केवल लैम्डा बाई 2, क्योंकि देखो अपोजिट फेज में रखना है अभी भी, है ना। तो ये अभी भी अपोजिट फेज में, वो अलग बात है, पार्ट डिफरेंस मैं डिफरेंट रख रहा था आ रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रख सकता, एक पूरा साइकिल गायब कर दिया तो अब लैम्डा बाई 2 बचा, और लेकिन यहाँ पे कितना है 3 लैम्डा है, तो 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा को मैं जब इसमें से ये लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस माइनस करो तो कितना बचा, 3 2 6 6 में से 5 लैम्डा बाई 2 बन रहा है। तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या बन रहा है, 5 लैम्डा बाई 2। तो मतलब अगला जो इन दोनों वेव्स के बीच में यदि इनको डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना है तो अगली जो पार्ट डिफरेंस की कंडीशन बनी वो 5 लैम्डा बाई 2 बनी। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस करना है तो या तो लैम्डा बाई 2 या तो 3 लैम्डा बाई 2 या तो 5 लैम्डा बाई 2, ओवरऑल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ही रहना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कंस्ट्रक्टिव बनाना है तो सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, मतलब 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये सब। इसको भी आप चाहो तो इनके टर्म्स में याद रख सकते हो। देखो अगर मैं सब में लैम्डा बाई 2 लगा दूँ तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। नहीं हाँ, इधर लैम्डा बाई 2 और इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो 2 से 2 कटेगा, केवल लैम्डा रहेगा। तो आप गौर कर सकते हो यहाँ पे ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, है ना, लैम्डा बाई 2 के सब इवन मल्टीपल ही तो दिख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन जो है पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और डेस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन होती है वो पार्ट डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे बेटा मैंने सेकेंड ब्राइट के लिए, आपको पता है 3 λ/2 के बाद मुझे मेरे पे क्या अवेलेबल है, 5 λ/2 का पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो मैं तरीके से चल रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से रख दिया मैंने, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको सेंस बन रहा होगा। चलो, a sin थीटा डैश टू 5 λ/2, ऐसे सिमिलरली बेटा हैंस मैं कह सकता हूँ कंडीशन फॉर, अब भाई 2 3 में ट्रेंड दिख गया, अब क्या है nth के लिए लगा दो, कंडीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, कंडीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज वो कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू a sin थीटा डैश n, मतलब nth के लिए n लगा दिया, और क्योंकि मैं सेकंड मैक्सिमास के लिए थीटा डैश लगा रहा हूँ तो थीटा डैश n इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि मुझे ये ऑड मल्टीपल रखना है तो मैं इसको लिखूंगा 2n, है ना, 2n + 1 λ/2, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। क्लियर है, जहाँ पे n अगेन वही है, n इक्वल्स टू 1, 2, 3, एंड सो ऑन। तो ये आपको ब्राइट की कंडीशन मिल गई, ठीक है बेटा, सेकेंडरी ब्राइट्स की। ओके, अच्छा बेटा ये सेकेंडरी ब्राइट्स की कंडीशन है, सेंट्रल ब्राइट की कंडीशन नहीं है। कहीं आप सोचो कि n को 0 रख के ये सब करे और λ/2 पे मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये सिंपली सेकेंडरी ब्राइट्स के लिए होती है। ओके, सेकेंडरी ब्राइट्स के लिए ये कंडीशन है, सेंट्रल ब्राइट को हमने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये क्या है, सेकेंडरी डार्क के लिए ये सारी कंडीशन है, ठीक है। डार्क मतलब मिनिमम। आई होप इतनी बात क्लियर होती होगी, दोनों के करने का तरीका एक ही है, ठीक है ना। अगर ओवरऑल आप समझने की कोशिश करो तो जब मैक्सिमा की कंडीशन देखते हैं तो हम स्लिट को ऑड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एनालाइज करते हैं, और जब हम मिनिमा की कंडीशन देखते हैं तो हम स्लिट को इवन नंबर ऑफ टुकड़े करके या इवन नंबर ऑफ डिवीजन करके उसको एनालाइज करते हैं। ये बात क्लियर है। इवन नंबर ऑफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा जो सेकंड टाइम में मैंने 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस रखा था ना, तो उसके लिए अलग डायग्राम बनेगा, यहाँ पे वहाँ पे 2 लैम्डा दिखेगा और यहाँ पे आपको लैम्डा दिखेगा, इस तरीके से, मतलब इसका आधा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। और उसको मैं अलग टुकड़ों में तोड़ूंगा, है ना, आधे से भी आधा अलग टुकड़ों में तोड़ूंगा, तो वो नंबर ऑफ टुकड़े भी बदल जाएंगे। कहने का मतलब ये डायग्राम केवल इस फर्स्ट वाले पार्ट के स्पेसिफिक है, बाद वाले पार्ट के लिए अलग डायग्राम है। तो उसमें भी हम कुछ टुकड़ों में बांटते हैं इस स्लिट को, है ना, और फिर एनालाइज करते हैं। तो उसी का एक जनरल आंसर ये है, जब भी मिनिमा की कंडीशन निकाल रहे हो तो स्लिट को हम इवन नंबर ऑफ टुकड़ों में बांटते हैं, और जब भी मैक्सिमा की कंडीशन निकाल रहे हो तो स्लिट्स को हम ऑड नंबर ऑफ टुकड़ों में बांटते हैं। बाकी इसका आपको इतना कोई ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये डेरिवेशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसका एक सबसे मेन खत्म तो हो ही गया है, मैं एक आपको मेन ये और चीज़ बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है, किस तरीके से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाऊं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर मैं बनाऊं या ग्राफ बोल लो, जैसे कि मैंने आपको इंटरफेरेंस में भी बना के दिखाया था, वहाँ पे सारे जो ग्राफ का जो हाइट होता है, पीक, वो सब बराबर होते थे। यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये तो हुआ आपका सेंट्रल ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट है। उसके बाद जो इसका अगला मैक्सिमा मिलेगा वो थोड़े कम ऊंचाई तक मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमा थोड़ा ऊपर तक, और फिर तो लगभग डाई आउट हो जाता है उसके बाद, है ना, इतना कंट्रास्ट दिखता नहीं है। ऐसे सिमिलरली बेटा इसका भी मैक्सिमा थोड़े ऊंचाई तक जाएगा, अगला ये थोड़ा, फिर उसके बाद डाई आउट हो जाता है लगभग, है ना। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या होते हैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन देखने को मिलता है डिफ्रैक्शन के केस में। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी with variation of intensity with angle theta in single slit diffraction। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन अभी हम पीछे यही सब एनालाइज करके आए। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, वही हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। ये बात क्लियर है बेटा। आपको इंटरेस्टिंग अगर एक फैक्ट मैं बताऊं, तो यदि मान लो इसकी टॉप की इंटेंसिटी को अगर 100 मान के चलूँ, मतलब नॉर्मल शब्दों में बोलूँ तो 1 है अगर, तो उस हिसाब से इसकी जो अगले की इंटेंसिटी आती है ना, वो 1/21 हो जाती है बेटा। मतलब अगर ये
कह लो कि अगर ये 21 है ना, मतलब ये 21 है, अगर ये इस पूरे को 21 से रिप्रेजेंट करे तो ये उसके सामने 1 है केवल। सोच लो 1/21, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाता है जस्ट नेक्स्ट मैक्सिमा पे ही। और उसके बाद जो अगला होता है बेटा, ये 1/61 पे होता है, और उसके बाद जो अगला होता है वो 1/121 मतलब 121 पे होता है, एंड सो ऑन। तो बहुत ही ड्रास्टिकली इनकी इंटेंसिटी घटती है सेकेंडरी मैक्सिमास की, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो इंटेंसिटी होती है सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे तो स्पेस नहीं था। दी इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है, दे आर इन द रेशियो ऑफ, दे आर इन द रेशियो ऑफ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना, दे आर इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 1:1/21 रेशियो 1/61, मतलब सब सेंट्रल ब्राइट के कंपैरिजन हो रहा है कि अगर सेंट्रल ब्राइट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 1/61 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगला वाला ब्राइट, है ना। तो रेशियो 1:121, तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको अगर परसेंटेज वाइज बताऊँ ना बेटा, तो ये जो अगला वाला जो आपको ब्राइट मिलता है ना, अगला ब्राइट, ये एक्चुअली सेंट्रल ब्राइट का मात्र 4% है बेटा। दिस इज जस्ट 4% ऑफ सेंट्रल ब्राइट, देख रहे हो ना। तो अगला जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है ना बेटा, वो सेंट्रल ब्राइट के रेस्पेक्ट में केवल 4% इंटेंसिटी रखता है। इतना घट गया, देखो सोचो 96% घट गया, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए डिफ्रैक्शन पैटर्न लगभग फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद ही आपको दिखना बंद हो जाता है, डाई आउट हो जाता है, इसका कंट्रास्ट आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका इंटेंसिटी वेरिएशन का ग्राफ हो गया डिफ्रैक्शन के ऊपर। आई होप बेटा यहाँ तक इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार लूप पे देख सकते हो, या उतना पोर्शन जाके देख सकते हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मुश्किल से, और ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को ये चीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, ऐसे समझ में नहीं आता है। तो आप भी थोड़ा दिमाग खर्च करो, और जहाँ पे इसे समझ में नहीं आता वहाँ पे एक बार दोबारा लूप पे जाके देखो। इतनी बात क्लियर है? टिल देन टेक केयर।